अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो गाड़ियां जो कि पाकिस्तान में, जापान में, दुनिया के किसी भी मुल्क से मंगवाई जाती हैं, उनको आप किस तरह खुद रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के इस प्रोसेस में कुल कितना टाइम लगता है, किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और इस पर टोटल कितना खर्चा आता है। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जापान समेत दुनिया के किसी भी मुल्क से जो भी गाड़ियां जिस भी हालत में, चाहे वो ब्रांड न्यू हो या इस्तेमाल शुदा हो, जो पाकिस्तान में मंगवाई जाती हैं उन्हें इंपोर्टेड गाड़ियां कहते हैं। तो मैं आगे वीडियो में चलकर जब भी इंपोर्टेड गाड़ियों का लफ्ज़ यूज़ करूं तो आप समझ लीजिएगा कि ये जापान से या दुनिया के किसी भी मुल्क से नई या इस्तेमाल शुदा मंगवाई हुई गाड़ियों के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ। अगर आपको अपनी लोकल मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर्ड होती है उस गाड़ी को रजिस्टर्ड करवाना है तो यहाँ पॉपअप आने वाले लिंक पर क्लिक करें, वीडियो देखें और अपनी गाड़ी खुद रजिस्टर्ड करवाएं। अगर आपको अपनी मोटरसाइकिल को रजिस्टर्ड करवाना है यानी उसको नंबर लगवाना है तो यहाँ पॉपअप होने वाले लिंक पर क्लिक करके वीडियो देखें और अपनी मोटरसाइकिल को खुद रजिस्टर्ड करवाएं। अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल को खुद रजिस्टर्ड करवाने का सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये है कि आप इन एजेंटों की गैर जरूरी फीसों से बच जाते हैं। इंपोर्टेड गाड़ियों को रजिस्टर करवाने के कुल खर्चे की बात करें तो इसमें एक्साइज की जानिब से कुल 6 किस्म के चार्जेस या टैक्सेस आप पर लागू होते हैं, जिसमें पहले नंबर पर रजिस्ट्रेशन फीस होती है, दूसरे नंबर पर स्मार्ट कार्ड की फीस जो स्मार्ट कार्ड आपकी गाड़ी का इशू किया जाता है, तीसरे नंबर पर टोकन टैक्स की फीसेस होती हैं, चौथे नंबर पर इनकम टैक्स होता है, पांचवें नंबर पर प्रोफेशनल टैक्स होता है और लास्ट में विद होल्डिंग टैक्स होता है जो कि आपसे गाड़ी रजिस्टर करवाते वक्त चार्ज किया जाता है। अभी मुझे एक टोयोटा पासो रजिस्टर करवानी है तो मैं आपको उसकी तमाम फीसेस 1 बाय 1 कैलकुलेट करके बताता हूं ताकि आप अपनी गाड़ी के हिसाब से खुद कैलकुलेट कर सकें। अब टोयोटा पासो चूँकि 850 से 1000 सीसी की ब्रैकेट में आती है, बेसिकली ये 1000 सीसी गाड़ी है तो इस पर रजिस्ट्रेशन फीस गाड़ी की वैल्यू का 1% आपसे चार्ज होती है। उसके बाद कार्ड फीस होती है 530 रुपये। उसके बाद टोकन टैक्सेस आपसे 20,000 चार्ज होते हैं। वो तमाम गाड़ियां जो कि 1000 सीसी से कम सीसी के इंजन की होती हैं उन पर टोकन टैक्स लाइफ टाइम चार्ज किए जाते हैं, तो इस पर टोकन टैक्स 20,000 आपसे चार्ज किए जाएंगे। उसके बाद इनकम टैक्स की बात करें तो अगर तो आप फाइलर हैं तो आपसे इनकम टैक्स 10,000 चार्ज किया जाएगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपसे इनकम टैक्स 30,000 चार्ज किया जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स आपसे 200 रुपये चार्ज किया जाएगा। उसके बाद विद होल्डिंग टैक्स की बात करें तो फाइलर के लिए विद होल्डिंग टैक्स गाड़ी की वैल्यू का 1% है और नॉन फाइलर के लिए यही टैक्स गाड़ी की वैल्यू का 3% है। अगर आपको फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान डिफरेंस का नहीं पता, आपने अभी तक खुद को FBR में रजिस्टर्ड करवा के फाइलर नहीं करवाया तो यहाँ पॉपअप होने वाले लिंक पर क्लिक करें, वीडियो देखें और घर बैठे खुद अपने आप को FBR में रजिस्टर्ड करवा कर फाइलर बने। अभी यहाँ पर दो चीज़ों के मुताल्लिक आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये कि जो इंपोर्टेड गाड़ी होती है उसकी वैल्यू कौन कंफर्म करेगा कि ये गाड़ी कितनी वैल्यू की है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस 1% हैं तो ये किस वैल्यू के हैं, तो ये मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंपोर्टेड गाड़ी जब वो पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट होती है, चाहे वो जापान समेत दुनिया के किसी भी मुल्क से आई हो, तो कस्टम डिपार्टमेंट के अंदर उसकी एक ड्यूटी पे की जाती है जो कि गुड्स डिक्लेरेशन यानी कि GD जो पेपर होता है उसके ऊपर मेंशन होती है। तो यही दरअसल आपकी गाड़ी की वैल्यू होती है। इसी का 1% आपसे रजिस्ट्रेशन चार्जेस वसूल किए जाते हैं और बाकी जो चार्जेस हैं इनकम टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स वो भी आपको इसी वैल्यू के हिसाब से चार्ज किए जाते हैं। अभी परसेंटेज निकालने का तरीका मैं अगर आपको बताऊं कि आपने ये 1% किस तरह निकालना है, तो फर्ज करें जो 500 मैंने इंपोर्ट की है उसकी GD पर जो वैल्यू है यानी कि उसकी कस्टम ड्यूटी 12 लाख है, तो उसका 1% निकालने के लिए आपको 12 लाख को ज़रब देनी है 1 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 1 और उसको डिवाइड कर दे, तकसीम कर दे 100 के साथ, तो ये आपकी 12,000 जो वैल्यू आएगी ये 1% है। 12,000 आपकी रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, 530 आपको कार्ड के चार्ज किए जाएंगे, लाइफ टाइम टोकन टैक्स की मद में आपसे 20,000 चार्ज किए जाएंगे, फाइलर होने की सूरत में आपसे 10,000 जो है वो इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा, प्रोफेशनल टैक्स सिर्फ 200 रुपये है और विद होल्डिंग टैक्स भी 1% है। तो ये कुल मिलाकर 54,730 यानी कि 54,730 रुपीज़ बनेंगे।
अभी मैं वन बाय वन अगर तमाम ब्रैकेट की आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को पॉज कर आप जो भी गाड़ी, जिस भी इंजन की गाड़ी रजिस्टर्ड करवा रहे हैं तो उसके मुताबिक अपनी कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। इंपोर्टेड गाड़ियों को रजिस्टर्ड करवाने के डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंपोर्टेड गाड़ियों को रजिस्टर्ड करवाने के मैक्सिमम 2 सिनेरियो हो सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पर अगर आपने ये गाड़ी खुद अपने नाम पर इंपोर्ट की है और आप इसको खुद अपने नाम पर रजिस्टर कराना चाह रहे हैं, और दूसरे केस में गाड़ी ये पाकिस्तान में किसी और बंदे के नाम पर इंपोर्ट हुई हो और आप इसे खुद अपने नाम पर रजिस्टर करवाना चाह रहे हो, तो इन दोनों केसेस में आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो मैं आपको बता ही देता हूँ। तो पहले नंबर पर आपको फॉर्म F की ज़रूरत होती है। इस फॉर्म F के मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो एक्साइज की वेबसाइट से ये एक फॉर्म आपने डाउनलोड करना होता है, जिस पर आपको अपनी ज़ाती मालूमात, यानी कि जिसने गाड़ी अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवानी है उसकी मालूमात, उसके बाद गाड़ी की तमाम तर तफसीलात, गाड़ी की तमाम मालूमात, ये आपको इस फॉर्म के ऊपर फिल करनी होती है। और इसके बाद आपको इस फॉर्म को बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ एक्साइज ऑफिस में जमा करवाना होता है। इस फॉर्म को डाउनलोड करने की बात करें तो आप इसे एक्साइज की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपकी सहूलत के लिए मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप वहां पर भी क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आप परेशान ना हो, मैं आपको आगे चलकर इस फॉर्म को फिल करने का मुकम्मल तरीका भी बताता हूँ। पहले नंबर पर अब आपको फॉर्म F की ज़रूरत होती है। दूसरे नंबर पर आपको उस बंदे के शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत होगी जिसके नाम पर यह गाड़ी रजिस्टर्ड होना होती है। तीसरे नंबर पर आपको बिल ऑफ लेडिंग की ज़रूरत होती है। चौथे नंबर पर गुड्स डिक्लेरेशन यानी कि GD वाले पेपर की ज़रूरत होती है। पांचवें नंबर पर आपको एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट वो साथ लगाना होता है। उसके बाद आपको अपनी गाड़ी की इनवॉइस लगाना होती है। सातवें नंबर पर आपने जो कस्टम ड्यूटी पे की होगी गाड़ी को इंपोर्ट करवाते वक्त, उसकी एक पेमेंट रिसीप्ट का पेपर होएगा, वो आपने साथ लगाना है। आठवें नंबर पर सिंध गवर्नमेंट आपसे कुछ टैक्स चार्ज करती है जो कि GD का 1.2% होता है, यानी कि आपकी कस्टम ड्यूटी का 1.2% होता है, उसका भी आपको एक पेपर इशू किया जाता है, वो आपने साथ लगाना होता है। फिर आपकी गाड़ी जब कराची पोर्ट पर एंटर होती है तो गुड्स डिक्लेरेशन को सबमिट करवाने के कुछ चार्जेस होते हैं, उसकी एक रिसीप्ट आपने साथ लगाना होती है। और गाड़ी कराची पोर्ट के अंदर एंटर होने के बाद इसको यार्ड में पार्क कर दिया जाता है। आखिर में उसकी फीसिस यानी कि पार्किंग फीस आपको पे करना होती है, वो डॉक्यूमेंट आपको साथ लगाना होते हैं। ये तो हो गया उस केस में, उस सिनेरियो में जहां इंपोर्ट करने वाला बंदा और रजिस्टर करने वाला बंदा एक ही हो, यानी गाड़ी जिस नाम से इंपोर्ट हुई हो उसी नाम पर वो गाड़ी रजिस्टर्ड हो रही हो। अगर गाड़ी इंपोर्ट किसी और नाम से हुई हो और रजिस्टर्ड किसी और नाम पर हो रही हो तो ऐसे केस में उस बंदे के शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी साथ लगेगी जिसके नाम पर यह गाड़ी पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई है। अभी फॉर्म F को फिल करने के मुतालिक मैं आपको तफसील से बताऊं तो इसमें जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फॉर्म में सबसे ऊपर नेम में आपको उस बंदे का नाम एंटर करना होता है जिसके नाम पर आप ये गाड़ी रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा ये सब आपने फिलिंग कैपिटल लेटर यानी कि बड़ी ABC में ही करनी है। दूसरे नंबर पर उस बंदे के फादर का नाम यहाँ पर आएगा जिसके नाम पर यह गाड़ी रजिस्टर्ड हो रही हो। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस एंटर करना है। एड्रेस के मुतालिक मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो कि आपने ज़रूर याद रखनी है कि यहाँ पर एड्रेस आपने वही लिखना है जहाँ पर आप लोग रहते हैं। अगर आपका घर किसी और जगह पर है और शनाख्ती कार्ड पर आपके शनाख्ती कार्ड पर एड्रेस कोई और है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर वही एड्रेस लिखना है जो कि शनाख्ती कार्ड पर एंटर है। आपको यहाँ पर वो एड्रेस एंटर करना है जहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद एक्साइज वाले डिलीवर करेंगे। तो आसान लफ्जों में आपको यहाँ पर अपना मौजूदा पता लिखना है। एड्रेस एंटर करने के बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दें। उसके बाद आपको ये नीचे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है। पॉइंट नंबर 4 में आपको क्लास ऑफ व्हीकल में मोटर कार लिख देनी है। 5वें नंबर पर टाइप ऑफ बॉडी में आपको, अगर तो आपकी गाड़ी डिग्गी वाली है तो आपको सेडान लिखना है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी डिग्गी के बगैर है तो आप यहाँ पर हैशबैग लिख दें। 6वें नंबर पर आपको मेकर नेम में अपनी गाड़ी का मेकर और नाम लिखना है, मेरे केस में टोयोटा पासो है। 7वें नंबर पर ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर यहाँ पर आपको लिख देना है। 8वें नंबर में कलर में आपको अपनी गाड़ी का कलर टाइप कर देना है कि आपकी गाड़ी किस कलर की है। 9वें नंबर में आपको अपनी गाड़ी का सिलेंडर लिखना है कि यह गाड़ी कितने सिलेंडर्स की है। 10वें नंबर में आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप सिंपल नॉट अवेलेबल लिख दें। 11वें नंबर में आपको अपनी गाड़ी का चेसिस नंबर यानी कि बॉडी नंबर लिखना है।
12वें नंबर में आपको अपनी गाड़ी का इंजन नंबर लिखना है। 13वें नंबर पर गाड़ी की हॉर्स पावर लिख दें। 14वें नंबर पर आपको टाइप ऑफ फ्यूल बताना है कि आपकी गाड़ी पेट्रोल है या डीजल है। उसके बाद सीटिंग कैपेसिटी में आप 4 लिख दें, क्योंकि कार की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो हमेशा 4 ही कंसीडर होती है। उसके बाद अनलादन वेट में भी आप नॉट अवेलेबल लिख दें, यहाँ पर भी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। टाइप ऑफ ओनरशिप में आप प्राइवेट लिख दें, क्योंकि ये आपकी प्राइवेट गाड़ी है। 18वें नंबर पर भी आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। अब 18वें नंबर से लेकर 28.98 तक आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। ये बेसिकली हैवी ट्रेलर और कमर्शियल गाड़ियों के लिए है, तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसमें यह लाइन लगा दें या नॉट अवेलेबल लिख दें। उसके बाद ये सिग्नेचर ऑफ द डेक्लेरेंट जो लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, और ये नीचे लास्ट में जो .31 है इसको भी नॉट अवेलेबल कर दें। तो इस तरह आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अभी गाड़ी को रजिस्टर्ड करवाने के प्रोसेस को टाइम फ्रेम की बात करें तो इसके लिए आपको अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेकर इस एक पेपर फाइल में रखकर एक्साइज ऑफिस चले जाना है, जहां पर आपसे ये तमाम डॉक्यूमेंट वसूल किए जाएंगे और विद इन 30 मिनट यानी कि आधे घंटे के अंदर अंदर आपको एक इस तरह की स्लिप जारी कर दी जाएगी, जिसके ऊपर आपकी अपनी तफसील होगी, गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड हुई है, और गाड़ी की तफसील होगी, और वो नंबर होगा जो आपको इशू किया गया है, मतलब आपकी गाड़ी को नंबर लग चुका है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाड़ी को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाते वक्त अपनी गाड़ी को साथ लेकर ज़रूर जाएं। ज़्यादातर केसेस में नहीं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इंस्पेक्टर जो आपसे डॉक्यूमेंट लेकर आपका डाटा सिस्टम के अंदर एंटर करता है, इस स्लिप को जारी करने से पहले हो सकता है वो फिजिकल तौर पर बाहर जाकर आपकी गाड़ी को चेक करने की कोशिश करे। तो ऐसे केस में अगर आप अपनी गाड़ी साथ लेकर नहीं जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड ही नहीं करेंगे। बाकी बात रह गई आपकी गाड़ी के कार्ड और फाइल की, तो ये आपको विद इन 1 मंथ उसी एड्रेस पर जो आपने फॉर्म F फिल करते हुए एंटर किया था उस पर डिलीवर कर दिए जाएंगे। नंबर प्लेट की फीस आपसे नहीं चार्ज की जाती। नंबर प्लेट्स आपको अब खुद बनवानी होती हैं, तो अभी आप जाकर अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट बनवाकर इसको लगवा सकते हैं। लेकिन नंबर प्लेट्स के बारे में एक्साइज ने कुछ हदायत जारी की हैं, कुछ साइजेस और कलर बताए हैं कि आपने अगली या पिछली नंबर प्लेट किसी भी गाड़ी को लगाने के लिए उसका साइज क्या रखना है और उसका कलर कौन सा रखना है। अगर आप उन हदायत को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट ना सिर्फ तोड़ दी जाएंगी बल्कि आपको चालान भी किया जाएगा। तो गाड़ियों की नंबर प्लेट्स बनवाने के मुतालिक, उनके साइज और कलर के मुतालिक अगर आपको जानना है कि वो किस तरह की नंबर प्लेट्स आपको बनवानी है, तो यहाँ पॉपअप होने वाले लिंक पर क्लिक कर आप वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो से फायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो के बारे में आप बर वक्त जान सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।